यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएशन क्लासेस। तो फ्रेंड, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग हेडिंग। ठीक, तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन के गति के नियम के बारे में। ठीक, जो कई सदियों से आप पढ़ते आ रहे हो। तो मैं आज आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि फ्रेंड्स आप जीवन में नहीं भूलोगे। ठीक, जीवन भर जब तक रहोगे तब तक इस नियम को आप भूल नहीं पाओगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि न्यूटन गति के 3 नियम होते हैं। तो जो पहला नियम होता है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और जो दूसरा नियम होता है उसको हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, और जो तीसरा नियम होता है उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो इन सभी नियमों को पढ़ने से पहले हम बल को समझेंगे कि जो हमारा फोर्स होता है, बल होता है, उसको हम किसे कहते हैं, क्योंकि इस तीनों हेडकों में जो बल होगा, फोर्स होगा, उसका काम आने वाला है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एक हेडिंग बल को। ठीक, किसको पढ़ेंगे? बल को, जिसको आप फोर्स भी कह सकते हो, क्योंकि जो बल की अंग्रेजी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्रेंड फोर्स कहते हैं। ठीक, तो बल का मतलब होता है किसी वस्तु को ढकेलना या अपनी ओर खींचना। हमने क्या बोला कि किसी वस्तु को हम ढकेल सकते हैं और अपनी ओर क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। वही होता है हमारा बल। बस इतना ही यार कहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमने क्या बोला कि किसी वस्तु को ढकेलना या खींचना ही बल कहलाता है। तो हमने क्या बोला? धक्का देना या खींचना। धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? उसी को हम कहते हैं बल ही। ठीक, तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपसे पूछा जाए कि जो फोर्स होता है, बल होता है, उसको हम किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बताओ कि बल का मतलब होता है किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए ये क्या मार्कर है, मार्कर एक प्रकार का वस्तु है। ठीक, इसको हम ढकेल भी सकते हैं, और अगर ये हमने हमारे हाथ पर रखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बल लगाकर खींच सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हम चलेंगे, यहाँ क्या बताया गया था फ्रेंड्स कि जो न्यूटन के गति का नियम होता है वो कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने लिखा है पहला नियम है जड़त्व के नियम। ठीक, यानी जो गति का पहला नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो हम आपको बता दें कि ये होता क्या है। तो न्यूटन जी ने अपने गति के पहले नियम में बताया था कि यदि कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी ही रहेगी। हमने क्या बोला कि यदि कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी ही रहेगी, यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह चलती ही रहेगी। न्यूटन जी ने अपने पहले नियम में यही बताया कि यदि मान लीजिए यदि कोई वस्तु चल रही है, ठीक, तो चलती ही रहेगी, यदि कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, तो उन्होंने यही चीजें अपने पहले नियम में बताया था कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह चलती रहेगी, यदि कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी रहेगी। ठीक, अब इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर लिखित भी दिया है। हमने लिखा है यहाँ पर कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह चलती ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु रुकी है यानी विराम है तो वह विराम ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसी को हम क्या कहेंगे? पहला नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, ये चीजें क्लियर अभी नहीं हुई है तो आपको हम समझा दें कि मान लीजिए ये मार्कर है। ठीक, ये मार्कर है, एक प्रकार का वस्तु है। तो ये वस्तु जो है वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे, यानी अपने हाथ से जब तक, जैसे मान लीजिए हमारे हथेली पर ये रखा हुआ मार्कर। ठीक, तो ये रखा ही रहेगा। कब तक रखा रहेगा? जब तक कि हम इसको बाह्य बल लगाकर उठा न ले, खींच न ले। ठीक, तो ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। फिर उन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए तो कोई वस्तु चल रही है तो वह चलती रहेगी। मान लीजिए हमारे पास कोई गेंद और गेंद को हम ऐसे फेंक दें, ठीक, तो क्या होगी? चलती रहेगी। लेकिन यार आप लोग कहोगे कि नहीं सर, वो तो रुक भी सकती है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास गेंद है, बॉल है, अगर उसको हम फेंकेंगे तो क्या होगी? जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं तब तक वो रुकने वाली नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर कहीं ना कहीं जाकर वो रुक भी जाती है। ठीक, तो इस चीजों को हम आपको समझाने के लिए इसमें क्या बताया गया है कि इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो पृथ्वी पर अगर हम किसी वस्तु को फेंकेंगे, यानी बॉल को जब हम फेंकेंगे तो चलने के बाद थोड़ा सा क्या होगी? वो विरामावस्था में आकर रुक जाएगी, यानी स्थित हो जाती है। तो जड़त्व का नियम यही तो बताता है। ठीक, इसीलिए तो हमने कहा है कि पहला नियम है जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम फ्रेंड जो होता है वो क्या बताता है कि किसी गतिमान अथवा स्थिर वस्तु के में क्या होता है? परिवर्तन कर देता है। मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है या रुकी है तो उसमें परिवर्तन कर देना ही क्या होता है? उसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक, और यहाँ हमने क्या कहा है? यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह चलती रहेगी, यदि कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक,
तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप इसको रिमूव करके फिर से देखिए और पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे नियम पर, ठीक, ओके। तो फ्रेंड्स हमने आपको पहला नियम बड़े ही अच्छे से समझाया है, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से हमने आपको समझा दिया होगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज माफ करना और उसे फिर से देखना और आप अच्छे से समझ जाओगे। तो हम समझेंगे दूसरे नियम को कि जो हमारा दूसरा लॉ होता है, दूसरा नियम होता है, वो क्या होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम, यानी जो हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम होता है, अर्थात जो दूसरा नियम होता है, सेकंड लॉ होता है, उसको हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इस नियम के अनुसार, क्या लिखा है? इस नियम के अनुसार, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा है इन्वर्टेड कामा करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक। तो हमने क्या बोला कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का बल, यानी जो किसी वस्तु का बल होगा वो संवेग के समानुपाती होता है, यानी जो संवेग होता है, संवेग परिवर्तन की जो दर होता है उसके क्या होता है? उसके समानुपाती होता है, ठीक। अगर संवेग परिवर्तन की दर भी कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, यहाँ संवेग परिवर्तन दर भी हो सकता है, ठीक। परिवर्तन दर, परिवर्तन दर। तो हमने क्या बोला कि किसी वस्तु के बल संवेग परिवर्तन का जो दर होता है उसके क्या होगा? उसके फ्रेंड से समानुपाती होगा, ठीक। तो ये चीजें क्लियर हम कैसे करें? यहाँ पर इसका मतलब है कि जो हमारा फोर्स है, किसी वस्तु का बल है, वो संवेग परिवर्तन के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। यानी न्यूटन जी ने अपने दूसरे नियम में यही चीजें तो बताया उन्होंने कि जो किसी वस्तु का बल होगा, उन्होंने क्या बताया कि जो किसी वस्तु का बल होगा वो संवेग परिवर्तन के समानुपाती होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो निशान लगा हुआ है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परपोजनल। क्या कहते हैं? परपोजनल कहते हैं, या इसका हिंदी में मतलब होता है फ्रेंड्स समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ठीक। तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का मतलब हमने आपको कई वीडियो में बताया है, तो फिर से जानिए कि जो समानुपाती और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर इस तरीके से कोई चीज बढ़ रही है तो वो भी दूसरी भी चीजें उसी प्रकार से बढ़ेंगी, यानी जितनी बड़ी ये चीजें होंगी उतनी बड़ी ये भी चीजें होंगी। यानी जो संवेग परिवर्तन का दर जितना होगा किसी वस्तु के बल के क्या हो जाएगा? बराबर होगा, ठीक। उन्होंने अपने दूसरे नियम में इसी चीजों को क्लियर किया था, इसी चीजों को बताया था, ठीक। तो यही होता है हमारा, ठीक, दूसरा नियम ये होता है। या उन्होंने इसको मतलब हल करके एक सूत्र उन्होंने और निकाला था जिसको आप कहते हो F इक्वल टू एम ए, ठीक। F बराबर क्या कहते हो? एम ए कहते हो। तो उसको हम अभी यहाँ से निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि F, ठीक, ये जो निशान हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे और बराबर लगाने के बाद हम एक क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कांस्टेंट। कोई नियतांक आ जाता है, कोई नियतांक आ जाता है, इससे F हो गया, ठीक। क्या हो गया? हमारा F हो गया, ठीक। तो अब इस निशान को जब हम हटाएंगे तो क्या करेंगे? बराबर लगाएंगे और बराबर लगाने के बाद इस निशान के बाद में क्या आ जाएगा? कोई हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा, यानी जो हमारा होगा कांस्टेंट नियतांक कहलाता है, ठीक। क्या आ जाएगा? और यहाँ हमारा क्या है? डेल्टा पी अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। अब डेल्टा पी का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन। जो संवेग होता है उसको हम डेल्टा पी से लिखते हैं और जो समय होता है उसको हम डेल्टा टी से लिखते हैं, ठीक। तो डेल्टा पी का मतलब क्या है? संवेग में परिवर्तन। तो आपको फ्रेंड्स बताया गया होगा कि जो संवेग होता है उसको हम क्या कहते हैं? P बराबर एम बी, यानी संवेग P बराबर होता है एम बी। तो आपको बताया गया होगा कि जो संवेग का सूत्र होता है P बराबर एम बी होता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, एम फॉर मास, बी फॉर वेलोसिटी, यानी वेग और मास, ठीक। तो एक यहाँ द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यानी संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, और द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होगा उसी को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उसी को हम कहेंगे संवेग, ठीक। तो ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो P के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? एम बी पुट कर सकते हैं, क्योंकि P के बराबर क्या होता है? एम बी होता है। तो ये क्या बनेगा? ये F बराबर बनेगा के डेल्टा M इंटू बी अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक। ओके चीजें। फिर यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बन जाएगा F इक्वल टू के, ठीक।
और डेल्टा को हम बी के साथ कर देंगे, तो क्या करेंगे, डेल्टा को बी के साथ इंटू एम बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक, ओके। अब आप देख रहे हो कि यह बराबर, ठीक, के अब डेल्टा बी अपान डेल्टा टी है, जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने लिखा है कि जो डेल्टा बी अपान डेल्टा टी होता है वो किसके बराबर होता है, वो ए के बराबर होता है। ये का मतलब होता है एसिलरेशन। एसिलरेशन का मतलब क्या होता है, एसिलरेशन का मतलब होता है फ्रेंड त्वरण का, जिसको हम नाम देते हैं त्वरण। यानी त्वरण बराबर क्या बताया गया था, वेग परिवर्तन बटा समय, यानी वेग परिवर्तन के समय दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि जो त्वरण होता है उसको हम किसे कहते हैं, तो आप बड़े अच्छे से बता सकते हो कि वेग परिवर्तन के समय दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक, तो जो डेल्टा बी अपान डेल्टा टी होगा वो किसके बराबर होगा, स्मॉल ए के बराबर होगा, और जो स्मॉल ए है हमारा वो क्या है, एसिलरेशन यानी त्वरण है। ठीक, तो यहाँ देख रहे हो कि डेल्टा बी अपान टी के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो के इंटू ए इंटू क्या बनेगा, एम बनेगा। ठीक, अर्थात आप कह सकते हो ये बराबर के एम ए, इसको लिख सकते हो के एम लिखा है तो सीधा लिख देंगे के एम ए। ठीक, तो यहाँ पर मान ले कि माना के बराबर 1, अगर हम के बराबर 1 मान ले, ठीक, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू 1, तो 1 को एम ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। यही हमारा होता है दूसरे नियम का फार्मूला। यानी दूसरे नियम का फार्मूला जो होता है दो तरीके से होता है, एक होता है एफ बराबर के डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, ठीक, और दूसरा होता है एफ बराबर एम ए। तो जब आप बीएससी करोगे तब आपको इस तरीके से प्रूव करके बताया जाएगा कि ये एफ बराबर एम ए इस प्रकार से होता है। ठीक, और जब तक आप इंटर में रहोगे तो सीधा सीधा आपको बताया जाएगा एफ बराबर एम ए। तो अब हम तीसरे नियम पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे दो नियम क्लियर हो गए। ठीक, तो हम तृतीय नियम को पढ़ेंगे कि जो न्यूटन के गति का तृतीय नियम था वो क्या था। तो न्यूटन जी ने अपने तृतीय नियम में बताया कि जो प्रत्येक क्रिया होगी वो क्या करेगी, अपने से विपरीत होगी। उन्होंने क्या बताया अपने तृतीय नियम में, उन्होंने अपने तृतीय नियम में बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो तृतीय नियम होता है उसका एक नाम रख दिया कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर हम लिखे हैं कि ताकि आप अच्छे से घर पर लिख सको अपने। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि इस नियम से, ठीक, हमने क्या लिखा है कि इस नियम से यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं या फिर तृतीय नियम कहते हैं। यानी इतनी ही चीजें आपको लिखना है। यानी जो न्यूटन जी ने तीसरा नियम बताया था, तृतीय नियम बताया था, उसमें आपको सिर्फ इतनी ही चीजें लिखना है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बस आपका हो गया। ठीक, लेकिन अब सोचते होंगे कि सर ये कैसे होता है, क्रिया क्या चीज है और प्रतिक्रिया क्या चीज है। क्रिया का मतलब होता है एक्शन और प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, यानी उल्टा चीजें। ठीक, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण दे, जैसे मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति एक झापड़ खींच के मार दे। ठीक, मान लीजिए कि आपको आपके सामने कोई व्यक्ति आकर आपको तुरंत एक ठो खींच कर मार दे। ठीक, तो क्या करो, आप भी तुरंत जैसे आपको मारे अगर तुरंत आप उसको भी एक झापड़ मार देते हो तो वही हो गया आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने आपको एक झापड़ मारा, ठीक, एक तमाचा मारा, तो आपने क्या किया, उन्होंने एक क्रिया किया, उन्होंने एक एक्शन डाला, लेकिन आपने उल्टा उसका रिएक्शन डाल दिया। यानी आपने भी क्या किया, तुरंत एक झापड़ उस व्यक्ति को खींचकर मार दिया। तो यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर जो घटना हुई वो घटना हुई क्रिया और प्रतिक्रिया का। ठीक, और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख रखा है फ्रेंड्स कि घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। अब हमने क्या लिखा है कि घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। अब आप सोचते होंगे कि सर घोड़े द्वारा गाड़ी को हम कैसे खींच सकते हैं। ठीक, तो हम आपको बता दें कि जब घोड़ा बैलगाड़ी को खींचता है, यानी जब घोड़ा होता है, ठीक, गाड़ी को खींचता है तो क्या करता है, जो घोड़ा होगा गाड़ी को खींचेगा, यानी आगे की ओर क्या करेगा, बल लगाएगा, लेकिन जो गाड़ी होगी ना वो क्या करेगा, वो पीछे की ओर बल लगाएगा। तो
तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा, यानी जितना बल आगे की ओर कोई लगा दे उतना बल पीछे की ओर, यानी जितना बल आगे लगे उतना बल पीछे लगे, तो वही हमारा होता है वहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया का मतलब। ठीक, तो हमने क्या बोला कि घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचना, तो जब घोड़ा गाड़ी को खींचेगा तो घोड़ा जितना बल लगाएगा उतना बल गाड़ी भी लगाएगी। ठीक, ऐसा होता है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है यार। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है कि व्यक्ति द्वारा चलाई गई बंदूक की गोली, यानी जब कोई व्यक्ति ठीक बंदूक लेकर गोली दागता है तो क्या होता है, जब गोली दगेगी तो क्या होगी, गोली एक सीधी रेखा में क्या होगी जाकर, यानी तेज रफ्तार से गतिमान हो जाएगी। लेकिन जैसे ही गोली बंदूक से निकलेगी, यानी जितना तेज गोली आगे की ओर जाएगी उतना झटका क्या होगा उस बंदूक पे लगेगा, यानी जितनी रफ्तार से बंदूक आगे जाएगी उतना झटका क्या होगा उस बंदूक पर, यानी उस व्यक्ति के हाथ पर लगता है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्रिया और प्रतिक्रिया ही होती है। ठीक, नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारा, बताया गया कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूटना। क्या बोला हमने कि जब भी कुएं से, मान लीजिए कुआं है और कुएं से आप जल खींच रहे हो तो अचानक जब रस्सी टूट जाएगी तो क्या होगा, मान लीजिए कि जैसे ही आप जल खींचोगे कुएं से तो रस्सी टूटेगी तो बाल्टी क्या होगी, गतिमान होकर फिर कुएं में चली जाएगी। लेकिन जब आप खींचते रहोगे तो अचानक रस्सी टूटेगी तो आप क्या होगे, आप भी पीछे की ओर झुक जाओगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पर भी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे तीनों नियम कंप्लीट हो गए फ्रेंड। ठीक, तो यदि आपको मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स किस लिए दिया आता है कि आप यहाँ, ताकि आप अपने मन की बात उस कमेंट में कह सको कि सर आप अच्छे से पढ़ाइए या और बेहतर पढ़ाइए, या आपका चीजें में समझ में नहीं आएगा। तो यार जब कुछ कहोगे तभी तो हम ना मेहनत और करेंगे। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करना, शेयर तो जरूर करना फ्रेंड। अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।